ओके जी, आई एम श्योर कि आप ठीक हैं। हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये सेशन 2 घंटे का होगा और इस 2 घंटे के सेशन में हम दो चैप्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। हम अपना स्टार्ट लेंगे पाकिस्तान के मूवमेंट से, और हम प्रीवियस जो टॉपिक्स कवर कर चुके थे उसमें हमने, आपको याद होगा कि फर्जी मूवमेंट को देखा था, जिसे फराजी मूवमेंट भी लोग कहते हैं। इसके बाद हम आगे चले थे और हमने जो है देखने की कोशिश की थी अलाहाबाद को, और देखा था कि हमारे पास अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने क्या क्या काम किया था, मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज क्या था, रिलीजियस सर्विसेज क्या थी। फिर हमने देखा था कि सर सैयद अहमद खान किस तरह से टू नेशन थ्योरी के पायनियर थे। फिर हमने ये भी देखा था सर सैयद अहमद खान के बाद जो है वो किस तरह से इनका बेटा जो है वो सैयद महमूद आता है और इदारा जो है वो तबाह बर्बाद होता है। हम कहानी में जो चीज़ें डिस्कस कर चुके थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके थे, और अब हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो हमारे पास अंजुमन हमायत इस्लाम होगा। आज हम अंजुमन हमायत इस्लाम से जो है वो चलेंगे। हम ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, और साथ साथ मैं बताता भी चलूँगा कि आपको ये चीज़ें अपने पेपर में एज इट इज़ पुट करनी है, और आपको अपना एनालिसिस जो है वो बिल्डअप करना है। चीज़ें आसान होंगी, मज़ेदार होंगी। कोशिश करेंगे कि चीज़ों को नोट करते चले जाएँ। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो मैं कहानी की सूरत में बता रहा हूँगा, ताकि आपको चीज़ें याद रहें और आपने भी याद रखनी है। पाकिस्तान अफेयर्स की यही चीज़ें आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें सारे के सारे ये इदारे, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं, समझने में मदद देते हैं। आमिर साहब, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप? अच्छा जी। हमारे पास आज है अंजुमन हमायत इस्लाम। देखिए, जब हम अंजुमन की बात करते हैं, अंजुमन अंजुमन का मतलब होता है कि ग्रुप, एक ऐसी महफिल बन जाना कि जिसका काम ये है कि किसी को सपोर्ट करना। अब हमारे पास जो है अंजुमन बनी एक ऐसी अंजुमन जिसका मकसद था कि हमें इस्लाम की हमायत करनी, हमें इस्लाम के लिए काम करना है, इस्लाम के लिए बोलना। अंजुमन हमायत इस्लाम दरअसल एक पैरेलल इंस्टीट्यूट था, एक मसावी इंस्टीट्यूट था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के। अलीगढ़ वही इदारा जो सर सैयद अहमद खान ने पैदा किया था, बनाया था। अलीगढ़ जो है उसने बड़े ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट्स पैदा करने शुरू कर दिए। अलीगढ़ ने ऐसे ऐसे मुसलमान पैदा करना शुरू कर दिए जिनकी एजुकेशनल फील्ड में बड़ी खदमात थी। अलीगढ़ ने ऐसे ऐसे मुसलमान पैदा शुरू करना शुरू कर दिए जो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के करते धरते बन गए, यानी कि हर जगह जहाँ पे भी देखा जाता था कोई स्टूडेंट, तो वो अलीगढ़ का होता था। अब ये कहानी इंडिया की हद तक तो ठीक है, दिल्ली की हद तक तो ठीक है। अब मसला ये था कि पंजाब के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स थी। पंजाब जो है ये सारे का सारा सिखों के ज़ेरे सल्तनत था, सिखों के जो है कंट्रोल में था। अब यहाँ पे तो हमारे पास अलीगढ़ जैसा इदारा नहीं था। अब सिख जो थे, यहाँ पे हमने देखा कि रंजीत सिख हुआ करता था, दूसरे तीसरे सिख थे। पंजाब के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये थी कि सिखों ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ था और मुसलमानों को मुआशी तौर पर हर तरह से कंट्रोल करके रखते होते थे। अब की दफ़ा प्रॉब्लम क्या होना शुरू होगी कि मुसलमान जो हैं वो इस काबिल नहीं थे कि वो जनाब किसी भी इदारे में जाते, एडमिशन ले सकते, अपना आगे बढ़ सकते। मुसलमानों को मान लो पंजाब के अंदर जो ज़िंदगी थी वो इंतहाई तलख़ थी। जब आपके अपने बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते हों, जब आपके अपने बच्चों का मुस्तक़बिल तारीक हो जाता है, तो फिर आप बड़े-बड़े फ़ैसले लेने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया उस दौर के मुसलमानों ने। मुसलमानों ने सर जोड़ के बैठे, उन्होंने सोचा कि ये हिंदुओं का जो हमारे पास सिखों का रूल है पंजाब के अंदर, अब हमें तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे निकालना है, वरना वो तो पीछे रह जाएँगे। परेशानी उनकी दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही है। वो ये चाहते थे, जैसे बाकी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो हैं मुसलमान तालीम हासिल कर रहे हैं, अलीगढ़ उनकी ज़िंदगी बदल रहा है, वैसे हमारे बच्चों का भी हक है कि उनकी ज़िंदगी बदली जाए। लेकिन पंजाब के बच्चों के लिए शायद किस्मत ने कुछ और ही रखा हुआ था। अब इन तमाम के तमाम चीज़ों में बड़े लोग उठते हैं, सोचते हैं,
कि कोई इदारा बनाते हैं, कोई एजुकेशनल रिफॉर्म्स बनाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। गोया पंजाब के अंदर जो मुसलमान थे सर पकड़ के बैठे हुए थे कि अब हम करें तो करें क्या। बच्चों का मुस्तकबिल उनकी आंखों के सामने तारीक होता हुआ नजर आता था। और तो और हिंदुओं ने और ईसाइयों ने अपनी मिशनरीज, अपने इदारे जो हैं वो कायम कर दिए थे, जिनका मकसद ये था कि मुसलमानों के बच्चे जो किसी इदारे में नहीं जाते हैं उनको पकड़ के हिंदू या क्रिश्चियन बनाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे निडर और बहिम्मत नौजवान पैदा होते हैं जो सारी की सारी चीज़ों को बदल देते हैं। तभी वजूद में आता है अंजुमन हिमायत इस्लाम। उस दौर में दो तंजीम चला करती थी, एक हिंदुओं की थी और एक क्रिश्चियंस की थी। ये लोग अपने अपने मजहब को सपोर्ट किया करते थे और मुसलमानों ने इनके मुकाबले में अंजुमन हिमायत इस्लाम बनाया 24 सितंबर 1884 में। इसका क़याम एक मस्जिद में रखा गया। मस्जिद इसलिए ताकि पता चल सके कि ये हमारे पास सरीहन मुसलमानों की जमात है, जिसका मकसद मुसलमानों को सपोर्ट करना है। और ये जिस मस्जिद में था उसका नाम मस्जिद बाकन खान था, मोची गेट लाहौर के अंदर था। अब यहाँ पे 200-250 के करीब दर हकीकत मुसलमान जुमा पढ़ने आते हैं और उनको जो है वो मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, खुतबों में समझाया जाता है कि तालीम किस कदर ज़रूरी है। लेकिन ये अली घर वाली तालीम की बात नहीं कर रहे हैं, ये सरीहन मजहबी तालीम की बात कर रहे हैं। वजह ये है कि दूसरी तरफ हिंदू जब हिंदुइज्म की तरफ लोगों को लेके आएंगे, क्रिश्चियन जब क्रिश्चियनिज्म की तरफ लोगों को लेके आएंगे, तो मुसलमान जो हैं वो अपने मजहब की ही तरवीज करेंगे। और ऐसा ही कुछ इन्होंने किया। इस दफा जिस बंदे ने इसकी बुनियाद रखी उसका नाम खलीफा हमीदुद्दीन था। खलीफा हमीदुद्दीन कहने को तो एक बड़ा बहादुर नौजवान था, लेकिन पैसों के मामले में इसके पास कुछ ज्यादा रिसोर्सेज नहीं था। चूंकि इसने हमायत इस्लाम की बुनियाद रखी, हमीद जो है इसका पहला प्रेसिडेंट मुकर्रर होता है। खलीफा हमीदुद्दीन के साथ एक और बंदा डॉक्टर मोहम्मद नाजिर और मुंशी अब्दुल रहीम जो है ये वो लोग थे जिन्होंने मिल के जो है वो ये सारे का सारा काम करना शुरू किया। दर हकीकत हमीदुद्दीन ने ये बेड़ा तो उठा लिया था, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार बैठा था कि मैं किस तरह से अंजुमन को चलाऊंगा। तो भला हो डॉक्टर नाजिर का और अब्दुल रहीम का, उन्होंने कहा कि हम इस मिशन में अब आगे बढ़े हैं, अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। इस इदारे का कोई ना कोई मकसद होगा, इसीलिए तो अंजुमन हमायत इस्लाम बनाया गया। लेकिन सारे के सारे मकासद वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं जब आपके पास इदारे को चलाने के लिए फंड्स, पैसे ही ना हो। बड़े बड़े मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, दुनिया उन्हें किक आउट कर देती है, उन्हें किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, नुमाइंदगी नहीं देती, अगर उनके पास पैसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही था। अब की दफ़ा एक स्कीम बनाई जाती है, मुट्ठी भर आटा। मुसलमान मुसलमानों की ये तंजीम है, लेकिन मुसलमान तो खुद बेचारे जो हैं वो बड़ी बुरी हालात से गुजर रहे थे, बड़ी बुरी हालत में थे। सो हमीदुद्दीन, नाजिर और रहीम सोचते हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब की दफ़ा एक मुट्ठी भर आटा की स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। कहा जाता है मुसलमानों से कि इतना तो कर ही सकते हो कि जब आप अपने लिए खाना बनाओ तो मुट्ठी भर आटा जो है वो हमारे लिए सेपरेट कर दो, अलहदा कर दो एक बर्तन में। हर शाम को अंजुमन के तालिब इल्म घर घर जाया करते थे, इस आटे को उठाया करते थे, मार्केट लेके जाया करते थे, बेचा करते थे। इस तरह से अंजुमन के इब्तदाई दौर चले। इदारे इस तरह से नहीं चला करते जैसे पाकिस्तान में एक नाम नहाद स्कॉलर ने कोशिश की थी कि 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके डैम बना देगा। वो डैम कहाँ बना, वो बंदा कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गए, ये सब की सब बातें जो हैं वो आज क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। बहरकैफ अंजुमन हमायत इस्लाम के लोग सिंसियर थे। बाद में लोगों ने इनको डोनेट करना शुरू कर दिया और इस तरह से अंजुमन हमायत इस्लाम अपनी जड़ें पकड़ता चला। कोई भी इदारा जब कायम किया जाता है उसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, कुछ ना कुछ मकसद होते हैं। अंजुमन के भी कुछ ना कुछ मकसद थे, कुछ इसलिए तो ये बनाया गया था। पहला मकसद वही था कि हमें एक ऐसा इदारा कायम करना है जो मुसलमानों के लिए काम करे, जो मुसलमानों की
जहाँ पे हम मॉडर्न एजुकेशन जो है वो दे सकेंगे मुसलमानों को। एक ऐसा इदारा हमें कायम करना है जहाँ पे क्रिश्चियन जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो उनको हम रोक सकेंगे। ईसाई हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों को क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट कर रहे थे, उनको रोकना था। मुसलमान के बच्चे जो ऑर्फन हैं, जो यतीम हैं, जिन्हें हिंदू बना लिया जाता है और हिंदू बाद में उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उनको मुफ्त में तालीम देंगे। ये तीसरा मकसद है। चौथा मकसद नंबर फोर्थ पे, हम मुसलमान मुआशरे की एक ऐसी तश्कील करेंगे जहाँ पे साउंड और स्टेबल फाउंडेशन होंगे। यह मुआशरा जो हर तरह से मजबूत होगा। नंबर फिफ्थ पे, हमें मुसलमानों की तहजीब और तमद्दन यानी कल्चर को महफूज रखना होगा। और नंबर छः पे, हमें मुसलमानों को इकट्ठा करना है कि इस्लाम को महफूज किया जा सके। आपने देखा कि इस इदारे का एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने से पहले पहला बुनियादी मकसद तो इसका एजुकेशनल सर्विसेज था, यानी कि तालीम और तरबियत को देखना। खुशकिस्मती कह लीजिए कि अंजुमन हमायत इस्लाम को हमीदुर रहमान जैसे, हमीदुद्दीन जैसे लोगों की क़यादत में एक बड़ा, हमारा खलीफा हमीदुद्दीन जैसे लोगों की क़यादत में एक अच्छे और डिवोटेड लोग मिले। ये अंजुमन ने सबसे पहले अपनी स्ट्रगल शुरू की लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू करके। इन्होंने कोशिश की कि अलीगढ़ के पैटर्न को फ़ॉलो करें। जैसे अलीगढ़ में पहले प्राइमरी स्कूल था, फिर मिडल था, फिर उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी तक पहुँच रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हम उसी तरह से कोशिश करेंगे। 2 स्कूल अंजुमन के हिस्से में आ जाते हैं। पहला 1884 1884, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि लड़कियों का जो स्कूल है, वो उसके बाद 1925 के अंदर हाई स्कूल के लेवल पे भी चला जाता है। अंजुमन हमायत इस्लाम जो कि 24 सितंबर 1884 को ओपन की गई थी, अब अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी। अंजुमन हमायत इस्लाम ही थी कि जिसने लाहौर के अंदर इस्लामिया कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी थी। हाई स्कूल के बाद ख़वातीन कहाँ पे जाएँगी, इस पे क्वेश्चन मार्क था, और यही वजह है कि इन्होंने ख़वातीन के लिए कॉलेज कायम किया जिसका नाम इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन है, कोपर रोड पे, और ये आज भी वहाँ पे मौजूद है, 1938 के अंदर। इब्तिदा में इसमें कोई 75 के करीब लड़कियाँ थी और उनको अरेबिक, ज्योग्राफ़ी और इस तरह के सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाते थे। अंग्रेज़ी से उनको काफ़ी दूर रखा जाता था। अंजुमन हमायत इस्लाम जो है, उसने सिर्फ़ ख़वातीन के लिए ही काम नहीं किया, असल में मकसद तो मेल के लिए भी काम करना था। खलीफ़ा हमीदुद्दीन एक दिन सोचते हैं कि हम मेल सेक्टर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए, 1884 में ये अंजुमन वजूद में आती है, 1889 यानी 1889 में लाहौर में मेल यानी बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल का इनकाद किया जाता है, बुनियाद रखी जाती है। चूँकि इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना था, इस मदरसे का नाम मदरसतुल मुस्लिमीन रखा गया, यानी मुसलमानों के लिए दरसगाह रखा गया। बाद में वक़्त बदलता गया और हमने देखा कि यही इदारा मिडल और फिर हाई स्कूल में तब्दील हो गया। इस्लामिया हाई स्कूल शेरामला गेट की बिल्डिंग आज भी पूरी आबोताब से हमीदुद्दीन और इसके अलावा नाज़िर और रहीम की याद ताज़ा करती है। ये खलीफा हमीदुद्दीन वही जिसने अंजुमन हमायत इस्लाम की बुनियाद रखी, पहले प्रेज़िडेंट थे, फिर डॉक्टर मोहम्मद नाज़िर और मुंशी अब्दुल रहीम जो कि प्रोमिनेंट वर्कर थे। 1884 में ये बुनियाद रखे जाने वाली अंजुमन में 1892 में इसी की सरपरस्ती में एक कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है। कॉलेज क्या था, कोई 2 के करीब इसमें कमरे थे। ये कॉलेज भी दरहकीकत इस्लामिया हाई स्कूल जो शेरांवाला गेट है वहीं पे एस्टेब्लिश कर लिया जाता है। फंड्स कहने के लिए कुछ थे नहीं, आर्ज़ी तौर पे वहीं पे क्लासेस जो हैं वो उनका इनकाद किया गया।
साल 1905 मुसलमानों को अपनी कम्युनिटी के मसाइल का पता लगना शुरू हो गया। रेलवे रोड पे 50 कनाल की जमीन जो है वो दी जाती है इनको, और वहां पे इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड की बुनियाद रखी जाती है। जब मेरा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पे, मेरा वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, मैं उनसे मिलने अपने, उन दिनों जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ा करता था, मैं रेलवे रोड लाहौर में गया तो मुझे इसकी बिल्डिंग बड़ी तारीखी लगी। हर बिल्डिंग, हर कमरा, हर स्ट्रक्चर मुझे अहद रफ्ता की याद दिलाता था। मुझे ऐसा लगता था ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉलेज है रेलवे रोड का। तो इसकी तारीख पढ़ने में पता चला कि ये हमारे पास इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड ही था कि जिसके तलबा ने पाकिस्तान की तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये वही थे जो मोहम्मद अली जिन्ना को एस्कॉर्ट किया करते थे, बॉडीगार्ड की हैसियत से उनके गिर्द मौजूद रहा करते थे। ये वही थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के एक इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं किया। ये कॉलेज आज भी लाहौर में उसी तरह से मौजूद है, और इसकी बिल्डिंग 1913 में कंप्लीट की जाती है। इसकी फाउंडेशन जो है अमीर हबीबुल्ला खान ने रखी थी, जो कि अफगानिस्तान से थे, नवाब थे अफगानिस्तान के अंदर। इसी तरह से इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस जो है ये लाहौर में मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बिल्कुल सामने अकब में वाक़, सामने वाक़ है। अकब में तो पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज लाहौर कैंट और इस तरह के जो सारे के सारे इंस्टीट्यूट थे, उनकी बुनियाद रखी जाती है अंजुमन हमायत इस्लाम की। मान लीजिए एक ऐसे जो है वो हमारे पास इदारा जिसने लाहौर को सबसे ज्यादा तालीमी इदारे दिए, वो यही तंजीम थी। हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज बनाया जाता है ताकि जो हमारे पास अंग्रेज और बाकी सारे के सारे हिंदुइज्म में लॉ में छाए पड़े हैं, उनका मुकाबला किया जाए। गरीब बच्चों के लिए ऑर्फन हाउसेस कायम किए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो अडल्ट एजुकेशन के सेंटर्स कायम किए जाते हैं। अंजुमन हमायत इस्लाम की मीटिंग जो है हर साल हुआ करती थी। बहुत से लोग इसमें आया करते थे। सर सैयद अहमद खान आया करते थे, मोहम्मद इकबाल आया करते थे, नवाब मोहसिन मलिक आया करते थे, अल्ताफ हुसैन हाली आया करते थे। यानी मुसलमानों के करते धरते वो लोग जिन्होंने मुसलमानों की जिंदगी को बदल के रख दिया, वो सारे के सारे अंजुमन हमायत इस्लाम के अंदर शामिल थे। इसलिए ये हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम तंजीम है अंजुमन हिमायत इस्लाम। इसे सिर्फ इस्लाम की हमायत ही नहीं की, बल्कि लाहौर के अंदर एजुकेशन का जो स्पेक्ट्रम तब्दील किया, उसमें भी ये शामिल है। अंजुमन हमायत इस्लाम की सियासी सरगर्मियाँ क्या थी? कोई भी तंजीम जब एजुकेशनल सेक्टर पे काम करना शुरू कर देती है, तो उसकी सियासी सतह पर सर्विसेज ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज कर ली जाती है। अंजुमन हमायत इस्लाम बरह रास्त मुस्लिम लीग के जो है वो बैनर के नीचे काम किया करती थी, या यूं कह लें वो जमात जो मोहम्मद अली जिन्ना की जमात थी, ये उसकी जैली जमात थी, उसकी सब ब्रांच थी। इस जमात ने डेडिकेटेडली काम किया मुसलमानों के लिए। अगर कहीं पे एनुअल मीटिंग्स हुआ करती थी, तो अंजुमन ने अपने इदारों के दरवाजे खोल दिए कि अगर कहीं पे आपको मीटिंग करनी है, तो अंजुमन हमायत इस्लाम के जेरे मातहत चलने वाले तमाम के तमाम इदारे पाकिस्तान की तहरीक के लिए हाजिर हैं। यह आसान काम नहीं होता कि आप हाकिम वक्त से जो है वो एक तरह से उसकी आंखों में आंखें डाल के कहें कि मैं अपने इदारे जो हैं वो किसी पॉलिटिकल सियासी जमात के लिए खोल रहा हूँ। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के यही वो तालिब इल्म थे कि जिन्होंने आज़ादी की तहरीक को परवान चढ़ाया। मुस्लिम लीग के जो एफिशिएंट वर्कर्स थे, वो यही थे, इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे, अंजुमन हमायत इस्लाम के स्टूडेंट्स ही थे। इन्होंने, ये स्टूडेंट्स उन दिनों लाहौर में मुख्तलिफ शहरों से पढ़ने आया करते थे, आज भी जाते हैं। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के एक इशारे पर पाकिस्तान के फ्लैग्स को, पाकिस्तान के झंडे को जो है
वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे इसको होस्ट किया। और मोहम्मद अली जिन्ना वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लामिया कॉलेज में खुद पाकिस्तान के झंडे को जो है वो लहराया। मैं अर्ज कर रहा था कि इसी जमात के स्टूडेंट्स ने बॉडीगार्ड के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया। और ये सब की सब बातें जो है वो 1940 की हैं, 1940 की हैं। कायद आजम को जब भी कभी जाना होता था कहीं पे, तो अंजुमन हमायत इस्लाम के इस रेलवे रोड वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके साथ हुआ करते थे। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं रेलवे रोड के, उन्हीं में एक स्टूडेंट जो है वो हमीद निज़ामी हुआ करता था। हमीद निज़ामी, जिसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी पाकिस्तानी मूवमेंट में बड़ा सपोर्ट किया। और बाद में जंग ग्रुप जो है वो भी इन्हीं का है। जंग ग्रुप, जियो ग्रुप जो है वो बाद में जो इमर्ज होता है। सो अंजुमन के प्लेटफॉर्म से जो हमें बड़े बड़े नाम मिलते हैं, वो सर सैयद है, अहमद खान है, सैयद अहमद खान है, अल्लामा इकबाल हैं, नवाब वक़ारुल मुल्क हैं और मौलाना हाली जैसे लोग मिलते हैं। इसके साथ कुछ और इदारे भी थे जिन्होंने काम किया। उनके बारे में तफसीलात जो है वो आप खुद से देख लीजिएगा, आसान है। सिंध मदरसा जो है जो कराची में है, इसकी खिदमत क्या हैं। और इस्लामी कॉलेज पेशावर जो है वो इसके बारे में देख लीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या रोल अदा किया। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो हमें नहीं पूछा जाता, बट एक आप जो है वो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हमारे पास अगला जो हमारा चैप्टर शुरू होता है, वो बात करता है मुसलमानों की पॉलिटिकल स्ट्रगल, जो हमारा मेन पर्पस है। मुसलमानों की सियासी सतह क्या है, स्ट्रगल क्या है। ये कौम अपनी आज़ादी तो चाहती है, लेकिन आज़ादी इतनी आसानी से मिल जाती तो क्या ही अच्छा होता। कहानी को समझने के लिए फ्लैश बैक करना पड़ेगा, थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, और अब की दफ़ा हमारी आंखों के सामने आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, बड़े पते की बात आपको समझाने जा रहा हूँ और इसको कभी भूलिएगा नहीं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तजारत करने वाली कंपनी थी जो कि इंडिया में वजूद में आती है। इंडिया में ये आती है तजारत करने की गर्ज से। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खतरे में पड़ती है, तो इसको सपोर्ट कौन करता है? कौन है जो इसकी सपोर्ट में आता है, आगे बढ़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी में? ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कौन करता है जब इसकी जंगे होना शुरू हो जाती हैं? ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं। यस और नो? क्या ब्रिटिश आते हैं इसके सपोर्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनसे चार्ज ले लेती है। ऐसा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करती है। इज इट सो? यस और नो? समझ आ रही है आपको? कौन सपोर्ट करता है जी ईस्ट इंडिया कंपनी को? ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कहने को तो ये कंपनी थी, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट इनसे चार्ज ले लेती है जब ये यहाँ पे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। आते तो हिंदुस्तान में तजारत के लिए हैं, लेकिन जल्द ही पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, मुसलमानों की नाअहलियाँ देखते हैं, और मुसलमानों को बाहर निकाल फेंकते हैं ताज और तख्त से। मुसलमान बड़े परेशान होते हैं। मुसलमानों का परेशान होना बनता भी है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपनी पोजीशन को खो दिया, वो पोजीशन जो उन्होंने बहुत देर पहले एंजॉय करते थे। एक ऐसी कौम जो तख्त पे बैठा करती थी, अब अपने दो वक्त के खाने के लिए जलीलो ख्वार हो रही है। जो जो ब्रिटेन है वो जिंदगी की हर फील्ड में काबिज हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर, क्या सोल्जर्स, क्या ट्रेडर्स, सब के सब जो हैं हमारे पास ब्रिटिश जो हैं वो आ चुके हैं, और ब्रिटेन ने हर चीज़ को कंट्रोल में कर लिया। मुसलमानों ने बारहा कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मुसलमान अपनी माजी की पोजीशंस को नहीं लेना चाहते थे। मुसलमानों ने बारहा सोचा कि यार हम उसी पोजीशन पर वापस चले जाएं, लेकिन ब्रिटेन के सामने, अंग्रेजों के सामने एक ना चले। ये पहली कोशिश सर सैयद अहमद शहीद बरेलवी की जेर क़यादत है।
जिसमें सैयद अहमद शहीद हो गए। हिम्मत करके रही सही कोशिश 1857 में की कि शायद वो आज़ादी जो है वो ले सकें, शायद ये गुलामी का तोख हमारे गले से उतर जाए। जंगे आज़ादी जिसे हमने जंगे आज़ादी बगावत के नाम से जाना, वो भी नाकाम हो गई। मुसलमानों पे अब वो तमाम आफ़तें आन पड़ी जो उन्होंने कभी वहमो-गुमान में सोचा भी नहीं। ब्रिटिश हिंदू तो पहले भी दरहकीकत जो है वो गुलाम ही थे। हिंदू तो पहले भी मुसलमानों के तहत थे। अब की दफ़ा वो ब्रिटिश के अंदर आ गए और ये उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने अब की दफ़ा देखा कि ये माज़ी के जो हमारे हाकिम थे, हमें इनको क्रश करना है, इनको दबाना है और इनको क्रश करने के लिए उन्होंने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मुसलमानों को जो रिस्पेक्टेबल लाइफ थी उसको ख़त्म किया, इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया, बल्कि एक नारा लगाया कि आज़ादी बगावत में जो कुछ हुआ मुसलमानों ने किया था। रही सही इकोनॉमिक कंडीशन और बिगड़ती चले गई। कोई किसी दूसरे भाई को क्या सपोर्ट करता, किसी दूसरे को क्या बताता, मुसलमान बदतरीन हालात से गुज़र रहे थे। ये वही हालात हैं जिसमें सर सैयद अहमद खान आगे बढ़ते हैं और बताते हैं मुसलमानों को कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब यहाँ से आगे चलते हैं। एक मसीहा के तौर पर उभरते हैं सर सैयद अहमद खान और बताते हैं कि देखो, अब आपको अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से जो है वो इम्बार्क करना होगा, मॉडर्न एजुकेशन से आपको अपने आप को एसेंटुएट करना होगा। सर सैयद ने जो अलीगढ़ मूवमेंट लॉन्च की उसकी तफ़सीलात तो हमने देख ही ली थी, लेकिन सर सैयद के लिए भी चीज़ें इतनी आसान ना थी कि इन चीज़ों को कर सकें। ब्रिटेन जो है वो जब हुकूमत में आते हैं, बैठते हैं तख्त पे, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है 1 नवंबर 1858 में कंपनी से खुद ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है वो चार्ज ले लेती है और अब की दफ़ा डायरेक्ट ब्रिटिश रूल जो है वो इम्पोज़ कर दिया जाता है इंडिया के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि अब खुद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि कंपनी चूंकि अब ब्रिटेन की है तो अब कंपनी का रूल खत्म हुआ और आज से हम इसको देखेंगे और इसलिए जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 नवंबर 1858 से खुद मलका बरतानिया इसको देखती हैं। लोकल लोगों की एक नफ़रत दिल में पाई जाती थी। लोकल लोग कहाँ पसंद करते थे कि हमारे ऊपर ये अंग्रेज़ आ जाएँ और हम पे आके हुकूमत करें, लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं था कि अंग्रेज़ों को भगाया जा सके। हाँ, एक हल निकाला जा सकता था कि लोकल लोगों को भी अगर हम हुकूमत में शामिल कर लें तो कैसा? दरहकीकत मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि अंग्रेज़ मेरी और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ और चालाक होता है। जब उसने देखा कि अगर मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे तो मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें आबाद हैं। यहाँ पे एक एट द सेम टाइम मुस्लिम्स भी हैं और इंडिया भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू भी हैं। और ये जो मुस्लिम्स हैं और जो हिंदू हैं, ये एक-दूसरे से ख़फ़ा-ख़फ़ा रहते हैं। क्यों ना मैं इनको डिवाइड करके रखता हूँ, अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो मुझे नुकसान होगा। सो डिवाइड करने का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। हमारे पास पहला लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट 1861 में आता है। लेजिस्लेटिव यानी कि कानून साज़ी, काउंसिल्स एक्ट ये एक एक्ट बनाया जाता है। ये एक्ट 1861 में वजूद में आ जाता है। इस एक्ट के वजूद में आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान ने बार-बार इंडिकेट किया, उन्होंने बताया कि देखो, जो रिवॉल्ट हुआ था जिसको लेके आप बहुत संजीदा हो गए थे, वो रिवॉल्ट ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ़ मुस्लिम्स ही ज़िम्मेदार थे, उसमें हिंदू भी शामिल था। इंडियन पीपल जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं उसके अंदर। और इसकी बड़ी वजह ये है कि अगर आप ये देखें कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो उन्होंने बगावत की, तो इसकी वजह ये थी कि ये लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। ये लोगों का मिसट्रस्ट है। लोग ये सोचते हैं कि अगर हुकूमत ने उनके ऊपर उनके साथ ऐसा ही करना है कि उनके ऊपर हुकूमत करेंगे, उनको कोई स्पेस नहीं देंगे, तो लोग मिसट्रस्ट का शिकार हो जाते हैं।
सर सैयद से पूछा गया कि ये मिसट्रस्ट कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि मुकामी लोगों के दरमियान और आप लोगों के दरमियान अदम एतमाद यानी मिसट्रस्ट को कम किया जाए, तो आपको मुकामी लोगों को भी हुकूमत में शामिल करना पड़ेगा। क्या मुकामी लोगों को हुकूमत में शामिल करना पड़ेगा? ऐसा कभी नहीं कर सकते हम। हमने मुकामी लोगों को हुकूमत में क्यों शामिल करना? सर सैयद अहमद खान, जो कि चाहते थे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, उन्होंने बताया, ठीक है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो कम से कम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में तो शामिल करें। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कानून साजी की जो काउंसिल है, उनमें इंडियन पीपल्स को शामिल करें, मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों को शामिल करें। आपकी दफा जब ये सुनते हैं तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, कुछ लोगों को शामिल करते हैं, लेकिन हम उन्हें अख्तियारात कुछ नहीं देंगे, उन्हें पावर नहीं देंगे, उन्हें कोई किसी किस्म की पावर नहीं देंगे। सिर्फ शामिल इसलिए कर लेंगे कि मुकामी लोग मिसट्रस्ट ना हो, वो हमारे ऊपर एतमाद करना ना छोड़ें। सो हमारे पास जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बना, वो 1861 में वजूद में आता है, 1861। ब्रिटिश गवर्नमेंट सर सैयद अहमद खान के कहने पे कामयाबी के साथ वही लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट को पास कर लेती है, और अब की दफा ये हमारे पास शामिल कर लेती है लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि ऐसे लोगों को जो कि मुकामी होते हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को। इसमें इंडियन लोगों को शामिल तो कर लिया जाता है, और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा होता है। इससे पहले तो मुसलमान राजाओं की हुकूमत थी, मुसलमानों के बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने कभी इनको शामिल नहीं किया। तो इस दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन पीपल को शामिल कर लिया जाता है, और इनकी तादाद भी इंक्रीज की जाती रही वक्त गुजरने के साथ साथ। गवर्नर को ये इख्तियार था कि वो कम से कम 6 लोगों को अपनी काउंसिल में इंडिया से शामिल कर सकते। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसका काम क्या था? पूरे के पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाना। आप सोच रहे होंगे कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इनकी तो काफी मौजें हो गई होंगी कि कानून साजी में इनको इख्तियार मिल गया, लेकिन आपको शायद ये जान के हैरत हो कि वो तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे। काउंसिल ने कोई फैसला लिया तो वो तनकीद भी नहीं कर सकते थे, और तो और वो उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे कि ये काम किया तो किया क्यों। वो उनके फंक्शन से मुतालिक कोई काम नहीं कर सकते थे कि ये काम किस तरह से हुआ। गवर्नर जनरल जो है, उसके साथ पावर्स थी कि वो सारे के सारे ऑर्डिनेंस को पास करे, और वो कोई भी कानून जो वहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन यानी कि सूबाई गवर्नमेंट ने पास किया, उसको वो वीटो कर सके। सो क्या समझते हैं आप, ये इनकी कोई इख्तियार था इनको? आपको लगता है इनको राइट्स थे, शामिल थे, जो लोकल्स को ऐड किया गया था गवर्नमेंट के अंदर? लोकल लोग जो हैं वो, दे enjoyed any monopoly, they enjoyed any rights? आमिर ने बताया, मानूर और इंसरा। क्या लगता है, तो फायदा क्या हुआ शामिल करने का? फायदा क्या हुआ? फायदा सिर्फ, हाँ, जी ऐसे ही, फायदा सिर्फ ये हुआ कि अब की दफा लोगों को बताया जाता था कि आप लोगों के भी लोग शामिल हैं, जी जी, अवाम को चुप करवाने के लिए। कुछ ऐसा चलता था 1861 में, मानूर एंड इंसरा, ऐसे जो है वो ये लोग चलना शुरू हो गए। अब की दफा जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो हमारे पास 1861 का है, इसमें एक काम तो बहरे कैप हो गया, और वो काम ये था कि इंडिया के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो आना शुरू हो गए। तो हमें ये पता चलता है कि इंडियन पीपल का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, वो सेव करने में सर सैयद अहमद खान जो है वो शामिल। और आपको ये शायद जान के हैरत हो कि वही लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इंडियंस शामिल किए गए थे, सर सैयद भी उसमें शामिल थे। सर सैयद भी उसमें एज अ मेंबर जो है वो शामिल थे और वहाँ पे काम कर रहे थे। अब हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो शामिल हैं,
इनमें हमने एक और चीज़ जो है वो देखी है। अच्छा, मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भला तहरीके देवबंद पढ़ ली थी? तहरीके देवबंद को हमने देखा था? तहरीके देवबंद को आई थिंक द पीपल वो भी भूल गए हैं। इसे इंडिया में एमएलएस होते हैं। आई वाज एब्सेंट। आमिर, आई थिंक दो लोग और भी हैं बट दे आर एब्सेंट सॉर्ट ऑफ। मानूर एंड अदर पीपल आई थिंक कवर हो चुका होगा। चलें खैर, अब की दफा जो है वो हमारे पास इंडियन कौंसल्स एक्ट जो है वो हमारे पास 1892 में आता है। मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी इसको जो है वो रिज्यूम करता हूँ। ओके जी। तो एक तो हमारे पास 1861 का एक्ट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास इंडियन कौंसल्स एक्ट 1892। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में बना दी गई थी। ब्रिटिश बड़े सियाने थे। उन्हें पता था कि मुकामी लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो इन्हीं में से किसी एक की पार्टी बना दो। पार्टी बना के उन लोगों को चूरन बेचना आसान है। साल 1885 था कि एक ब्यूरोक्रेट जिसका नाम हमारे पास जो है वो सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जिसे ए ओ ह्यूम कहते हैं। इसके साथ एक मीटिंग की जाती है। इसको एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि क्यों ना इंडियन लोगों के हकूक के लिए एक मूवमेंट बना दी जाए। ये कुछ ऐसे ही है जैसे सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि सिगरेट नोशी कैंसर और तंबाकू, सिगरेट नोशी कैंसर और दिल के अमराज का सबब बनता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है ए ओ ह्यूम में। देखिए, अगर आप इतने ही उनके हकूक देना चाहते हैं तो आपने उनको गुलाम क्यों बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वक्त के साथ बढ़ती चले जाती है, लेकिन बहुत पावरफुल जमात है। पावरफुल इसलिए कि हमारे पास इसको पावर दी जाती है। आप सबके ज़हन में पाकिस्तान में मौजूद एक पार्टी जो है वो वजूद में आती होगी, जो हमारे पास टीएलपी है, तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जो कि एक प्रेशर ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया हुआ है, उसने तैयार किया हुआ है। यही नहीं, हमारे पास एक ज़माने में एमक्यूएम जो है वो भी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होता था। दरहकीकत ये उसी पॉलिसी के तहत ये जमातें बनती हैं जिसमें इन जमातों को मुकामी लोगों पर जो हुकूमत वक़्त होता है उन पर कहा जाता है तनकीद करें, और हुकूमत वक़्त ही इनको स्पॉन्सर करती है। मान लीजिए कि अगर ये जमातें जो हैं वो ये कहेंगी, ये हुकूमत को दिखाएँगी, आँखें दिखाएँगी और ये कहेंगी कि अगर अब आपने जो है ये पेट्रोल महँगा किया तो हम सड़कों पे आएँगे, हम सड़कों पे निकलेंगे। अवाम जिसने वाक़ईतन एहतजाज को सोच रखा था, उन्होंने सोच लिया कि ये जमात बहुत बड़ी जमात है, ये निकलेगी, इसलिए हमें एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने दोबारा से कहा कि इस दफ़ा अगर तब्दीली हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब आपको लग समझ आएगी कि कौन है, किस तरह से अवाम पे ज़ुल्म करता है। यानी एक अवाम का ऐसा मसीहा बन के आपको प्रेज़ेंट किया जाएगा कि हम सारे के सारे हकूक़ आपके हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये वही लोग हैं जो कि सारे के सारे हकूक़ को सलब करते हैं। एक और छोटी-सी मिसाल देखिएगा। आपके पास आपका पीएम जो है वो एक ऐलान करेगा कि आज से कम जो है वो वेजेस जो हैं वो 32,000 होगी। कम से कम किसी की सैलरी 32,000 होगी। लेकिन सैलरी तो पीएम ने नहीं देनी है। सैलरी तो फैक्ट्री ओनर्स ने देनी है। तो ये फैक्ट्री ओनर्स जो हैं ये तो
क्या वजह है कि पीएम जो है वो ऐलान करता है कि मैं जो है वो आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। फैक्ट्री ओनर्स को कहा जाता है और वो 32,000 देते भी हैं। दर हकीकत ये फैक्ट्री ओनर्स जो है वो इसे कहते हैं कि आप ये ऐलान करें। इससे इसका क्या फायदा है? फैक्ट्री ओनर्स को जब भी कोई काम निकलवाना होता है तो उन्हें जरूरत पड़ती है पीएम से। पीएम को फायदा ये होता है, पीएम को वोट मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये साइकिल समझ में आ रहा है? तो उनको वोट मिलता है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 32K है, फैक्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं ये काम हमने करवाया। ये वही बातें हैं जो हमारे पास कार्ल मार्क्स करता है, सुपर स्ट्रक्चर वाली बातें। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये लोग कैसे काम करते हैं, समझ रहे हैं? महानूर किधर है, इंस्टा किधर है, आमिर साहब किधर हैं? आमिर साहब एक्टिव हैं? आमिर साहब, मुझे लगता है कि हमने कामयाबी से बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स को लोरी दे के सुला दिया। वो कहते हैं ना, टीचर जो है वो उसकी बातों में लोरी गहरी होती है। इंस्टा तो जाग रहे हैं। महानूर साहिबा, मुझे लगता है कि वो सो चुके हैं। वो हैव स्वीट ड्रीम्स इन दैट केस। अच्छा जी, अब हमारे पास ये कांग्रेस वजूद में आती है। कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिससे उनके मुसलमानों के, हिंदुस्तानियों के, यानी कि हिंदुस्तानियों के, इंडियन पीपल के राइट्स को सेव करना था। इमेजिन कीजिए कि ये क्या हकूक सेव करेगी। इसकी दफा उन्होंने कोशिश की कि हम जो है वो इंटरेस्ट सेव करेंगे, इंडिया में जितनी भी जमातें रहती हैं उन तमाम के लिए जो है वो हम काम करेंगे। और शुरू शुरू में थोड़ा सा काम किया भी, दिखाना भी तो होता है। जिस तरह से इमरान खान साहब अक्सर कहा करते हैं, इस्लामिक टच भी देना जरूरी होता है। बाद में जो है वो ये समझ में आया कि ये प्योरली जो है वो ये जमात हिंदुओं की जमात है। दर हकीकत हिंदुओं ने इतनी अच्छे से यारी निभाई थी ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश लोगों को लग समझ गई कि हिंदू जो हैं ये अच्छे लोग हैं, ये सही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और अब जो है ये सारी की सारी जमात जो है वो अपने लोगों के लिए ऐसा ऐसा काम करना शुरू हो गई। कहने को डेमोक्रेटिक थी, लेकिन ये सारी की सारी जमात जो है वो काम करती थी सिर्फ इंडियंस के लिए। जैसे हमारे पास कहने को अभी यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन आपके आर्मी चीफ जो हैं वो जाके टर्की के सदर से मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इन्होंने ये तनकीद भी किया करते थे, गवर्नमेंट को बताया भी करते थे, लेकिन इनका गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप किसी ऐसे हस्बैंड और वाइफ जैसा ही था जो कि कभी कभी झगड़ा कर लेते। मैं आपसे बहुत डिससेटिस्फाई हूँ। आपने मेरे लोगों को इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दी है। मैं आप लोगों के मामलात को देख के अच्छे से नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। हमें हिंदुस्तान के लोगों को और रिप्रेजेंटेशन देनी है। सो उन्होंने कहा आप ज्यादा लोगों की रिप्रेजेंटेशन दें, और उन्होंने कहा ठीक है हम ज्यादा लोगों की रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। उन गूंगे बहरे लोगों का क्या करना कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क पड़े या ना पड़े, तो इस दफा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान आपस में ब्रिटिश से बढ़ा रहे हैं कि जनाब आप मुश्किल मुश्किल काम ना करें, ये मुश्किल काम हम करेंगे, और आपको इसके लिए काबिल बंदे ढूंढने चाहिए कंपेटिटिव एग्जामिनेशन से। सो कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करवाएं, हम आपको बताएंगे। ये कांग्रेस का प्लेटफॉर्म से डिमांड गई कि आप जो है वो कंपटीशन को, इंडियन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाएं। इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम सुनते ही दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान के 14 तबक रोशन हो गए। सर सैयद अहमद खान ने जब सोचा कि यार ये तो कंपटीशन का एग्जाम लॉन्च हो गया, और हमारे मुसलमान उस जमाने में भी खीरे के अंदर जो है वो अल्लाह का नाम ढूंढने में मसरूफ हुआ करते थे। उन्हें ये नहीं पता कि जिस अल्लाह ने इस खीरे को बना दिया, पूरी कायनात को बना दिया, उसका नाम इसके अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो बड़ी कामयाबी से हिंदू चाल चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपटीशन का एग्जाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और उसमें रखते हैं इंग्लिश ऐसे का पेपर। इंग्लिश ऐसे का पेपर इनसे कभी पास नहीं होगा। फिर रखेंगे इंग्लिश प्रेसी का पेपर, वो भी ये कभी पास नहीं करेंगे। एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने ये डिमांड किया था। मुसलमान जिन्होंने इंग्लिश को पढ़ने लिखने और समझने से बाइकआउट किया था, अब वो कैसे इसमें से पास हो सकते हैं? सो सर सैयद अहमद खान फौरन से जो है वो एक्शन में आते हैं कि खबरदार, मुसलमानों को कहा कि इस जमात से दूर हो जाओ, ये तो बड़ी खतरनाक जमात है, ये तो आस्तीन के सांप निकले हैं।
उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, और उन्होंने फिर इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब, आप जो हैं वो नॉमिनेट करें, बजाय इसके जो है कि आप जो हैं वो हिंदुस्तान में कोई मुकाबले का इम्तहान लॉन्च करें, आप नॉमिनेशन से काम लें। नॉमिनेशन से मतलब ये है कि हमारे पास मुसलमानों की जमात है और उनका एक नुमाइंदा नॉमिनेट किया जाए, ठीक है। और कंपटीशन के अंदर तो ये है कि वो compete करके आए, मुकाबले के इम्तहान में मुसलमान आना चाहें तो वो भी आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये था कि अगर मुकाबले का इम्तहान लॉन्च हो जाता है तो ये सारे के सारे मुसलमान जो हैं ये फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ भी, आपको पता है कि सीएसएस में भी एक खास डिपार्टमेंट है, वो रिटन टेस्ट नहीं देते हैं, वो सीधा इंटरव्यू देते हैं, पता है आपको? एक खास डिपार्टमेंट है, उसके लोगों को रिटन टेस्ट माफ है, उन्होंने सीधा जो है वो इंटरव्यू में जाना है, और कल को जो है वो आपके बराबर बैठे होंगे वो भी, और अपने आप को आपसे सुपीरियर भी समझते हैं, वो समझते हैं कि हम अच्छे हैं। तो ये वो लोग हैं, उन्होंने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन सर्विस चाहिए, उन्होंने अपने बंदे वहां पे भी रखे होंगे। सो 10% कोटा है उनका कि सीधा इंटरव्यू में आए, इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू में उन्हें फेल करके दिखाया कोई। वो मैंने अर्ज किया था ना, एक जोक आपको बताया था, तो बॉस ने कहा कि पत्थर जो है वो क्यों नीचे गया, उसने कहा जिसने आपको छोड़ा वो डूब गया। क्यों आमिर मुख्तार साहब, कि जिसने बॉस को छोड़ा वो डूब गया, तो आमिर साहब को डूबना पसंद करेगा? शॉर्टकट यही है, शॉर्टकट तो है ये, लेकिन आप वहां पे जाते हैं और उसके बाद फिर आपको जो है वो आना पड़ता है। शॉर्टकट तो है बैरकैप, लेकिन ये उनके लिए है जो ऑलरेडी सर्विस में अब हैं। 1892 में, अब की दफा कहानी में वापस आते हैं, 1892 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये इंस्टा वैसे एक और शॉर्टकट भी है जो बीपीएस 1 से लेके ना बीपीएस 16 तक गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ये वो लोग भी जा सकते हैं। वो लोग पंजाब के हर एक जिला जो है ना वो मिनिस्ट्रियल कोटा इंट्रोड्यूस करवाता है पीएमएस से, ठीक है, वो भी बन सकते हैं। तो ये कुछ हैं, इसमें चोर दरवाजे हैं। यहाँ सुई में धागा डालने वाली पोस्ट पे एक अंधा सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है 1892 में जो दूसरा कौंसल का एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, अब आइए जरा समझते हैं कि उसकी जो है वो हमारे पास क्या सैल्यूट फीचर्स हैं। अब की दफा जो नॉन ऑफिशियल नंबर थे, यानी कि जो लोकल नंबर्स थे, उनकी तादाद को इंक्रीज कर दिया जाता। उनकी जब माननी नहीं है, उनको चाहे आप 1 लाख करते चले जाओ, उसका क्या फायदा होगा? ठीक है, नॉन ऑफिशियल नंबर्स, यानी कि उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑफिशियली नहीं दी गई, अलबत्ता उनके नंबर बढ़ा दिए गए। अब एक दफा 1892 में पहला काम ये किया गया, कहा गया कि ठीक है यार, इनको ना क्वेश्चंस पूछने का हम हक दे देते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ लो और एनुअल बजट पे डिस्कस कर लो। माननी तुम्हारी है या नहीं है वो अलग बात है। इसके साथ साथ लोकल बॉडीज, अब लोकल बॉडीज क्या होती है? मान लीजिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से हूँ, यहाँ भी एक लोकल बॉडी होगी। लोकल बॉडी से मुराद ये है कि लोकल बॉडी से मुराद जो है वो हमारे पास वो तमाम के तमाम बॉडीज हैं कि जिन्होंने सिर्फ जिले का सोचना होता है, जिन्होंने सिर्फ बात करनी है तो अपने लोगों की बात करनी है। अब ये इख्तियार दिया गया कि जो मुकामी असम्बली होगी, मान लीजिए कि पंजाब असम्बली है, अब ये कहा गया कि सियालकोट की जो लोकल बॉडी है उसको भी इख्तियार है कि वो भी अपने मेंबर्स को भेज दें। पहले इख्तियार नहीं होता था, तो वो भी पंजाब असम्बली में अपने मेंबर्स को भेज दें, हम उनकी रिप्रेजेंटेशन को कबूल करेंगे। वो अब क्या कर सकते हैं कि अब वो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास पुट कर सकते हैं, एनुअल बजट के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। मानी जाना या ना माने जाना अलग बात है। सर सैयद अहमद खान ने इस एक्ट को देखा, उन्होंने कहा
फायदा तो इसका मुसलमानों को कुछ भी नहीं हुआ। अब की दफा उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीडर्स जो हैं, अब वो अपने लिए फील कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको लाजमी होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं वो क्या होंगे? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास जो है वो 10 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमारे पास जो है वो 2 लोग जो हैं वो इलेक्शन पे खड़े हो जाते हैं। एक हमारे पास जो है वो पर्सन ए जो कि हिंदू हैं। एक हमारे पास जो है वो है जी पर्सन बी जो कि आमिर साहब हैं जो मुसलमान हैं। अब हमारे पास होता कुछ यूं है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो ये सिस्टम है जो ये कहेगा कि ये जो 10 लोग हैं, अगर ये 10 के 10 जो हैं वो चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, ये सब के सब इनके वोट जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। ये 10 के 10 लोगों में से फॉर एग्जाम्पल जो है ये समझा जाएगा, मजहब इनका नहीं देखा जाएगा। अगर इस 10 में से 9 लोग जो हैं वो हिंदू हैं और उन्होंने इसको वोट दे दिया तो यही माना जाएगा ये डेमोक्रेसी है। कि ये जितने लोग हैं जो वोट देंगे, अगर ये इसको दे देंगे तो हमें कोई इतराज नहीं है, ये जीत जाए। लेकिन अब ये कैसे हो सकता था कि मुसलमान जीतते? अगर 10 के देशों में से 8 लोग जो हैं वो हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं, तो वो तो जीत ही नहीं सकते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि भाई ये जो 10 लोग हैं, अगर इसमें से 3 मुसलमान हैं और ये वाले जो लोग 7 हिंदू हैं, तो हिंदू का वोट ही हिंदू को जा सकता है, मुसलमान का वोट मुसलमान को ही जाएगा। ठीक है। मुसलमान अगर अपना वोट जो है वो हिंदू को कास्ट करना चाहेगा, ये नहीं हो सकेगा। हाँ, मुसलमान जो है वो मुसलमान के अंदर एक कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, अब वो उसको वोट कास्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हिंदू के लिए वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। इस तरह से हिंदू मुसलमान के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। क्या है, समझ में आया आपको? सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? क्या क्लियर हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में पता चला? गुड। इंस्टा आपको पता चला सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ, रेशियो ही होगी, ग्रेट होगा। अब हम ये जो है समझने की कोशिश करते हैं आगे। अब जी सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई देखो, बात ये है कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो सर सैयद अहमद खान ने कोई छोटी गोली नहीं खेली। सर सैयद अहमद खान ने भी अच्छा खासा जो है वो कहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दो, तभी तो हमें पता चल सकेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। फिर हमारे पास चलता है उर्दू हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। मसले और दुनिया में क्या कम थे कि ये भी एक मसला जो है वो पैदा होना शुरू हो गया। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी क्या था? हम जानते हैं कि उर्दू जो है वो 300 सालों से, तकरीबन 300 सालों से जो है वो इंडिया में जुबान रही थी, ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी मुसलमानों की। अब ये जुबान वो थी जिसने हर एक को अपने अंदर जगह दी। क्या अरेबिक, क्या पर्शियन, क्या टर्किश, और ये सब के सब लोग जो हैं वो ये जुबानें जब मिली तो इसको हिंदुस्तानी भी कहा जाने लगा। ठीक है। हिंदुस्तानी, शाहजहानी, और फाइनली इसको उर्दू कहा जाने लगा। हम सब इसको लश्करी कहते हैं और उसकी बड़ी वजह ये है कि ये हमारे पास इसके अंदर फ्यूजन है दूसरी लैंग्वेजेस का। फ्यूजन मिल रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरती से जो है वो दिन और रात का फ्यूजन हो रहा है, दिन चेंज होते चले जा रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। उर्दू ने भी इसी तरह से तमाम चीजों का अपने अंदर जो है वो समाना शुरू कर दिया। अब की दफा हुआ क्या कि जब जो हमारे पास ये लैंग्वेज जो अडॉप्ट की जाती है ना, मुसलमान, चूंकि मुसलमान सिपह सलारों ने, बादशाहों ने इस जुबान की सरपरस्ती की थी, शाहजहां ने और बाकी सब लोगों ने, तो हिंदुओं को इससे बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने कहा यार ये क्या, ये तो तुम लोगों की जुबान ही बन गई है, तो हमारी ये जुबान नहीं है। ठीक है। उन्होंने इस जुबान के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ना ये कोई कौमी जुबान नहीं हो सकती हमारी जो। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इसको उर्दू को निकालें हर जगह से। ठीक है।
उर्दू से हर जगह से निकाले। मुसलमानों की इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी उर्दू के साथ, जो है वो उर्दू को निकालने की कोशिश की, और अब यहाँ से भी नफरत जो है वो परवान चढ़ी। और यही गलती जो है हमने की थी बंगालियों के साथ। हमने यही किया था, हमने उनकी जुबान को नजरअंदाज कर दिया था। और लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि जो हमारे पास तहरीक पाकिस्तान है, इसमें बंगालियों का रोल सबसे ज्यादा था। जैसे उन्होंने हमारे गले पे हाथ रख के आज़ादी ले गए है ना, वैसे ही जो है वो बंगालियों ने उस दौर में भी जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया था। बंगालियों ने, ये बंगाली थे। और जो आपने देखा होगा कि मौलवी फजलुल हक शेरे बंगाल, नाम सुना होगा, ये बंगालियों ने जो है वो बहुत ज्यादा काम किया था। अब हिंदू जो है, हिंदू तो पहले मुसलमानों के खिलाफ थे, मुसलमानों के जेर सल्तनत काम किया करते थे। अब उनकी नफरत जो है वो बढ़ती चली जाती है कल्चर को लेकर। अब की दफा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी देखें, उर्दू जो है वो हमारे पास 1825 के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, लेकिन हमारे जो जज्बात हैं हिंदुओं के वो इसको लेके बड़े बुरे हैं। अब की दफा वो ठीक ठाक जो है वो मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। और ब्रिटिश को तो बहाना चाहिए था, ब्रिटिश के लिए तो देखें एक बहाना होना चाहिए था ना, वो तो मुसलमानों से वैसे ही जो है वो बड़े चिढ़ते थे। उन्हें लगता था कि मुसलमानों की कल्चरल वैल्यूज और तमाम की तमाम चीजें जो अहद रफ्ता की माजी की याद दिलाएं वो खत्म होना चाहिए। तो उर्दू को एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस शुरू होता है वो सारे के सारे ब्रिटिश भी उसको सपोर्ट करता है। कहानी आगे चलती है। साल 1866, 1866 में क्या होता है, 1866 में ये तनाज़ा जो है वो खड़ा हो जाता है। उर्दू हिंदी तनाज़े के नाम से जो आता है। उर्दू हिंदी तनाज़े में होता यह है कि उर्दू को रिप्लेस करने की बातें होती हैं हिंदी के साथ। क्योंकि उर्दू को हिंदी के साथ रिप्लेस किया जाता है, मुसलमान जो है वो उनकी एजुकेशन बढ़ जाती है कि यार हमारी जुबान दूसरे के साथ रिप्लेस की जाएगी। और ये कहते हैं कि हिंदी जो है वो लॉन्च की जाएगी, वो भी जो देवनागरी जो है स्क्रिप्ट के अंदर होगा, ऐसा स्क्रिप्ट जिसे मुसलमान जो है वो पढ़ना समझना नहीं जानते। सर सैयद अहमद खान जो है बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या माजरा है, आपने उर्दू के साथ इतना जो है वो प्रेजुडिस बरतना शुरू कर दिया, आपका जो रवैया है वो इतना जो है प्रेजुडिस से भरपूर होगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। सर सैयद अहमद खान जो हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकया आपको सुनाते हैं। सर सैयद अहमद खान दिन रात 24 घंटे अब एक ही बात सोचा करते थे, और ये थे, यार ये जमात ने किया तो किया क्या हमारे साथ। वजह से कोई बंदा किसी के साथ किसी को धोखा नहीं दे देता, बेवफा हो जाते हैं लोग। वैसे सर सैयद को लगा कि यार ये हुआ क्या है। 1867 में मसला होता है, और अनकॉन्शियसली 1868 में बात करते हैं, शेक्सपियर के पास जाते हैं। मिस्टर शेक्सपियर गवर्नर हुआ करते थे बनारस के उन दिनों में। उन्हें कहते थे कि उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि शेक्सपियर, मुझे लगता है कि हिंदू जो है और मुसलमान दोनों कभी एक नेशन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनका मजहब और उनके रहने सहने का अंदाज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ। सो सर सैयद अहमद खान जो है वो हमारे पास एक बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू अब अपना रखते हैं। और उन्होंने क्या कहते हैं कि अब उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए बात करता हूँ। अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है। उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए न सिर्फ काम करते हैं बल्कि अमली तौर पर सख्त हो जाते हैं। सर सैयद अहमद खान के यार साथ जो अमली तौर पे लोग थे, मुसलमानों की हालत ऐसे थी नहीं आमिर, के जिसमें जो है हम ये कह सकें कि देखो जब भी कोई कौम होती है ना, एब पे होती है, नीचे होती है, नोबडी इज देयर टू सपोर्ट देम। ठीक है, नोबडी इज देयर टू सपोर्ट देम। अब वजह क्या है कि गरीबों के साथ जो है, मजबूरों के साथ, वो कहते हैं ना परेशानी में तो आपका अपना साया भी छोड़ जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही था मुसलमानों के साथ भी हुआ। और ये सर सैयद अहमद खान जो पहले ब्रिटिश के सर्विसेज में रह चुके थे, मुसलमानों की हालत जार देख के तो इन्होंने बड़ी मुफाहमत के साथ जो है वो काम करना शुरू किया। सो द आंसर इज यस, कुछ राइटर्स थे लेकिन उनकी ब्रिटिश तक रिसाई नहीं थी। इन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा कि दारुल तर्जमा जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। जब भी आप किसी को, किसी तहरीक को दबाना शुरू करते हैं ना आमिर साहब एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, तो तब वो ज्यादा उभरती है।
अब उर्दू को जो है वो ट्रांसलेट करना शुरू किया जाता है, उर्दू में कुछ वर्क्स हैं उन्हें ट्रांसलेट करना शुरू किया जाता है। अब जब वो वर्क ट्रांसलेट होते हैं तो अब उर्दू की जो प्रोटेक्शन है वो वजूद में आती है। सर सईद अहमद खान जो हैं वो सेंट्रल एसोसिएशन कायम करते हैं इलाहाबाद में। सर सईद अहमद खान जो है वो अभी एक सेंट्रल एसोसिएशन इलाहाबाद में बनाते हैं, उसका काम ये था कि दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट उर्दू। देखें, ऐसा जो है हमारे पास एक इदारा जो है वजूद में आ जाता है कि जिसका काम था प्रोटेक्शन को करना, जिसका काम था प्रोटेक्शन को एनहांस कर। हिंदुओं को तो जैसे मातम सपे मातम बिछ गया। हिंदुओं ने अपनी एंटी उर्दू एजिटेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया। दिल्ली से, आगरा से और तमाम के तमाम इलाकों से होते हुआ ये हमारे पास दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में जाना शुरू हो जाता है। साल 1871 जॉर्ज कैम्बेल, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, उसने बकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि उर्दू को सिलेबस से निकाल दो। 1867 में ये शुरू होता है तनाज़े। 1871 में बंगाल का गवर्नर हुक्म देता है कि उर्दू को निकाल दिया जाए। 1900 में यूपी, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है एंथोनी मैकडोनल्ड, वो कहता है, वो भी हमारे पास जो है वो उर्दू को निकालने का हुक्म देता है। भैया बल्कि वो तो यहाँ पे इसके साथ ये भी कह देता है कि खबरदार, अगर किसी ने उर्दू को यूज किया, हिंदी को यूज करना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर पब्लिक ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और कोर्ट्स के अंदर जो। और तो और ये ऑर्डर जो हैं वो अब मुसलमानों के अंदर एक शौक पैदा करता है। ये ऑर्डर जब मुसलमानों को बताते हैं कि कहानी में जो चीजें होने जा रही हैं वो बड़ी अ, आमिर साहब आप फरमाया करते हैं रोमांचिक हो रही हैं, बड़ी खराब हो रही हैं, बड़ी बिगड़ रही हैं। मुसलमानों की तरफ से नवाब मोहसिन मलिक जो हैं वो गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं आपके पास कोई कानूनी या कोई अखलाकी ग्राउंड नहीं है कि आप किसी की जुबान को बैन कर। नवाब मोहसिन मलिक नवाब थे, बड़े दिल गुर्दे वाले थे। उर्दू डिफेंस सोसाइटी का क्याम जो है वो लेके आते हैं। ये जो एंथोनी मैकडोनल्ड ने, जो उत्तर प्रदेश का हमारे पास जो है वो गवर्नर है, इसने जो हरकत किया उसका जवाब दिया और उर्दू को प्रोटेक्ट करना है। जगह जगह मुसलमान तालिब इल्म जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उर्दू को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज स्क्रैप करके एक अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पे मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड उसने सीधा सीधा धमकियां दे दी। उसने कहा अलीगढ़ में अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग, जो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, हमने वो सपोर्ट बंद कर देनी है अगर आपने मजीद एहतजाज किया, मजीद मजाहरे जो है वो करना जारी रखे। लेकिन फिर भी जो है स्टूडेंट्स एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी से बाज नहीं आए और अलीगढ़ को फाइनेंशियली जितनी भी सपोर्ट थी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी वो बंद कर दी गई। अलीगढ़ तो शायद किसी स्टेप पे आके रुक गया, लेकिन नवाब मोहसिन मलिक जो है वो नहीं रुका। नवाब मोहसिन मलिक ने उर्दू की प्रोटेक्शन जो है वो जारी रखी। मैकडोनल्ड ने आखिरकार गवर्नमेंट ऑफिसर था, रिटायर होना था। नवाब मोहसिन मलिक ने अंजुमन तहरीक तरक्की उर्दू के नाम से जो है वो एक जमात का, एक अंजुमन का बुनियाद रखी जो कि अलीगढ़ में थी। इस तहरीक ने वैल्यूएबल सर्विसेज जो है वो दी। यही वजह है कि इसमें बाबा उर्दू जो है वो फिर पैदा होते हैं, मौलवी अब्दुल हक, जो कि उर्दू को सपोर्ट करते हैं। अब की दफा उर्दू के लिए जो है अंजुमन तरक्की उर्दू जो है वो वजूद में आ गया। बिलाशुबा ये इंतहाई गलत फैसला था कि आप उर्दू को जो है वो एक जुबान से इसको गिराएं, इसको नीचे करें। उर्दू जुबान की एक अपनी रिस्पेक्ट, एक अपनी ऑनर था। और इसको ये जो ब्लैटेंट एक्ट था गवर्नमेंट का कि उर्दू को एलिमिनेट करने वाला, ये इंतहाई गलत था। हिंदुओं की जो अपोजिशन थी उर्दू को लेके, उसने मुसलमानों की आंखें खोल दी। मुसलमानों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि जो हिंदू हैं ये तासुब से बड़े हुए हिंदू हैं, और अगर जो है वो ब्रिटिश चले गए
तो उसके बाद इन्होंने हमें जीने नहीं देना। और अगर हम ये समझते रहे कि हमारे से बहुत हमदर्दी रखते हैं, हमारे से बहुत सिंसियर हैं, तो ये हमारी भूल है। ये जो एंटी उर्दू स्टैंड था हिंदुओं का, इससे मुसलमानों को ठीक ठाक झंझोड़ा, और मुसलमानों ने अपना फैसला बदलने की कोशिश की हिंदुओं को लेके और हिंदुओं के साथ काम करना। अब की दफा हमारे पास आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल की जो है वो पार्टीशन कैसे होती है। हम ये समझते हैं कि जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल हमारे पास जो है वो इंतजामी लिहाज से एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोविंस था। एक ऐसा जो है वो हमारे पास प्रोविंस था कि जिसको डील करना, चलाना मुश्किल था। जी जी आमिर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है सर, मैं हमेशा इसको कंफ्यूज कर जाता हूँ बांग्लादेश से। तो सर क्या ये अलहदा एक सूबा था बंगाल के नाम से, इसमें बांग्लादेश भी आता था या नहीं आता था सर? जी हमारे पास जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल आज ही वाले जो बांग्लादेश है उसी में शामिल था। ठीक है। बंगाल यानी जो है उस ये उसमें शामिल, प्रोविंस था। जी 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 जी। सर बांग्लादेश में शामिल था या बांग्लादेश इसमें शामिल था सर? बांग्लादेश इसमें शामिल था। यानी बांग्लादेश बांग्लादेश तो को भी तब बांग्लादेश तो तब था ही नहीं ना। तब तो ये बंगाल जी जो है जी। वो प्रोविंस था ना, बंगाल प्रोविंस जो है वो हमारे पास। यानी तब ये फिर प्रोविंस जो है वो जी जी प्लीज आप पूछें। सर फिर ये काफी बड़ा प्रोविंस होगा ना, जिसके अंदर बांग्लादेश पूरा समा जाता होगा। बंगाल प्रोविंस आमिर साहब, और ये जो बांग्लादेश है ना, ये हमारे हम्म, पास जो है वो एक ऐसा रीजन समझा जाता है, यानी कि बंगाल प्रोविंस के अंदर ही जो है वो बांग्लादेश बन जाता है। जब हमारे पास इंडिया से हम इंडिपेंडेंस लेते हैं ना 1947 से, तब जो है वो हम्म, बंगाल इतना बड़ा है कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है वो। इमेजिन करें उस दौर में उसकी 78 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। ठीक है। जी मिलियन में 78 मिलियन जो है वो हमारे पास में। सो बंगाल जो है उस वक्त का बंगाल था और आज का ये बांग्लादेश है। ठीक है। जी सर। अब बंगाल जो है वो हमारे पास एक बहुत बिगेस्ट प्रोविंस था। 78 मिलियन जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। वेस्ट एरिया है इसका, वसी एरिया है। अब वो कुछ यूं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको मैनेज करना मुश्किल था। ये सारे का सारा प्रोविंस जो है वो एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे था, वही इसको कंट्रोल करता था। लेकिन फिर भी जो है वो ये मुमकिन नहीं था कि इतने बड़े एरिया को ऑल अलोन जो है वो देखा था। ये मुमकिन नहीं। अब हुआ कुछ यूं कि देखें, एक जगह पे कोई मसला होना और पूरे के पूरे मुल्क जितने बड़े सूबों को जो है वो चक्कर लगाना और वहां पे देखना, इट वाज समथिंग दैट वाज बियॉन्ड द मैनेजमेंट ऑफ ए सिंगल पर्सन। आपकी दफा तकसीम की जरूरत पड़ी। और तकसीम की जरूरत की एक वजह ये थी कि बहुत से इलाके जो थे दे रिमेन निगलेक्टेड ड्यू टू द अनविल्डनेस, कि उनके ऊपर कोई काम ही नहीं किया गया था। उनको जोड़ा ही नहीं जा सका था मरकज के साथ जो है वो। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब मकसद तो बंगाल को तकसीम करने का ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे चीजों को देख सकें। लॉर्ड क्रूजन 1899 में लॉर्ड क्रूजन जो है वो वाइसराय बनता है इंडिया का। यानी वॉइस रॉय का मतलब है ऐसा बंदा जो सीधा रिपोर्ट करता है मलकाए बरतानिया को, जो ये बताता है कि जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, जो कॉलोनी के अंदर हो रहा है, वो सारे का सारा रिपोर्ट करना होता है वॉइस राय। वॉइस राय वॉइस राय बहुत एबल बंदा था, एफिशिएंट था। इसने सोचा कि क्यों ना यार मैं इसको जो है वो दो हिस्सों में, दो प्रोविंसेस में तकसीम कर। इसने कहा इतना बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, चलो इसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। अब वजह ये थी कि जो गवर्नर थे प्रोविंस के अंदर जो होते हैं, मुख्तलिफ गवर्नर से, वो भी ये शिकायत किया करते थे कि जनाब बहुत मुश्किल हो जाता है मुख्तलिफ इलाकों से टैक्सेस इकट्ठा करना, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की बातें सुनना और समझना। तो इसने जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश शुरू कर दी। इसने कहा ठीक है हम लोग एक काम करते हैं और इसको जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं। बहुत से पार्टीशन के प्रपोजल आते हैं। एक हमारे पास आता है कि जनाब इसको इस तरह से कर दें,
इसको फलां जो है वो हमारे पास जो प्रोविंशियल स्टेट है उसके साथ मिला दें। लॉर्ड क्रूजन सोचता है कि यार इसको ना दो टुकड़ों में मैं बांट देता हूँ और इसका एक प्लान बनाता। 1905 में बंगाल को दो टुकड़ों में बांटने का प्लान बनता है। अब वायसराय खुद तो कुछ कर नहीं सकता था, प्रोविंस बनाना था, कोई आसान काम नहीं था। इंग्लैंड भेजता है अप्रूवल के लिए, कि लंदन से, उस वक्त भी लंदन से अप्रूवल आया करती थी, आज भी लंदन से अप्रूवल आया करती है। ब्रिटिश क्राउन को सारे के सारे मामला से आगाह किया जाता है, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो ये समझते हैं कि लोगों की बेहतरी किस चीज में है, वो लोग लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने इस चीज को अप्रूव कर दिया। बंगाल जो है वो दो टुकड़ों में बांट दिया गया 16 अक्टूबर 1905। एक का नाम वेस्टर्न बंगाल था और दूसरे का नाम ईस्टर्न बंगाल था। अब जो न्यू प्रोविंस था हमारे पास ईस्टर्न बंगाल था, उसके अंदर आमिर साहब वही बात, ढाका आ जाता है हमारे पास, जो है वो चिट्टागोंग आ जाता है, मेमन सिंह आ जाता है, असम आ जाता है, ये राजशाही आ जाता है, रंगपुर आ जाता है, बोगरा आ जाता है, ये सारे के सारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त रहते हैं मेरे ये राजशाही में। हमारे एक स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे आई थिंक सेशन जज हैं, उनके बेटे हैं, तो वो ये राजशाही से हैं। उनको जो है वो बीपीएससी के लिए कुछ जो है वो काम कर रहे हैं राजशाही से ही। और एक जो है वो चिटागोंग से हैं, ही हैज रिसेंटली सेटल्ड इन जर्मनी। द न्यू जनरेशन इज इन लव विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। जो ओल्ड जनरेशन है वो हमें गालियां देती है। तो उनके नाम जो है वो लाइक हमारे यहाँ पे होता है कमर, सो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज कमरुल, ठीक है, नईमुल, ओके। सो कुछ उनका इस तरह से नाम है। तो राजशाही जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो इलाका है, चिटागोंग भी है, लेकिन जब भी इन्हें इनसे बात तो इनकी बारिशें होती रहती हैं। दे ऑलवेज एंजॉय द रेन रेन रेन। अच्छा जी, मुस्लिम रिएक्शन टू द पार्टीशन। मुसलमानों ने सोचा यार ये काम तो बड़ा अच्छा होगा, अल्लाह की तरफ से एक जो है वो हमें मदद मिल गई। अब जो नया प्रोविंस बना बंगाल का, अब वो हमारे पास हमें खुशियां लेके आता है। खुशियां किस लिए? मुसलमानों की इकोनॉमी इकोनॉमी थी जो उसको इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आ गई। और जब किसी भी कौम की इकोनॉमी बेहतर होती है वो कौम बेहतर होती है। मुसलमानों ने रातों रात मुसलमान जो है वो अब एक सूबे को दो में तकसीम किया गया। मान लो कि हमारे पास ये पूरे का पूरा जो है वो बंगाल था, यहाँ पे जो है वो मुसलमान इतने से इलाके के अंदर थे, इस इलाके के अंदर मुसलमान थे, बाकी सब में हिंदू थे। अब इन्होंने क्या किया कि इसको ये जो है वो बंगाल की तकसीम हो गई, अब हिंदू इधर आ गए, मुसलमान इधर आ गए। अब अल्टीमेटली जो है वो एक प्रोविंस बन गया जिसमें मुसलमान जो है वो ज्यादा हैं। मुसलमान तो बड़े खुश हो गए, यार हमारे पास तो एक पूरे का पूरा एरिया आ गया और ये वो वाला एरिया है जिसमें हमारी अक्सरियत है। और हिंदू जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि हिंदुओं की भी ये अक्सरियत थी, लेकिन अब मुसलमान जो है वो इनके बराबर के हकूक ले सकेंगे। मुसलमान जो है वो जब हमारे पास एक पूरे का पूरा बन गया, तो अब उसका मतलब 31 मिलियन की पॉपुलेशन थी और वो 18 मिलियन था। इमेजिन करें तो 18 मिलियन, यानी कि वो हाफ से भी ज्यादा थे हमारे पास में। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कुछ मुसलमानों को चांस देती है ग्रेट प्रोग्रेस का। मुसलमानों की प्रोग्रेस जो है वो होना शुरू करती है। अब मुसलमान जो है, पहले हिंदू जो है वो उनको दबा के रखा करते थे, अब मुसलमानों को रिस्पेक्ट ऑनर मिलना शुरू हो गई, अपना सूबा था, अपने लोग आना शुरू हो गए, उसी सूबे में काम होना शुरू हो गया। अब वो हिंदू जो है वो उनके बॉसेस नहीं थे, अब अपने मुसलमान आना शुरू हो गए, तजारत में मुसलमान आना शुरू हो गए, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर मुसलमान आना शुरू हो गए। अब जो है वो मुसलमानों की माली सूरत हाल बेहतर हो, अब मुसलमान जो है वो रिहेबिलिट करना हो गए, बेहतर होना शुरू हो गए। हिंदुओं को ये बात जो है वो बड़ी चुभती है। वो ये कहते हैं कि यार ये तो काम बड़ा खतरनाक हो गया कि मुसलमान जो हैं वो हमसे अलहदा भी हो गए और खुश भी हो गए। अब की दफा, और प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुओं पे हुकूमत की थी कई सालों से, प्रॉब्लम वहां पे हिंदू जो हैं वो तो सफे मातम को से उठने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा खतरनाक किस्म का हॉस्टिल और वायलेंट मैनर्स में जो रिएक्शन देते हैं कि खुदा की। अब हिंदू जो हैं कभी भी वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है वो इनको कोई खुशहाली मिलते, इनको जो है कोई तरक्की मिलती। हिंदू जो है वो ये कहते हैं कि यार ये तो
अब मामला ये है कि जो मुसलमान वाले बंगाल के साइड पे हिंदू हैं, वो तो अब मुसलमानों की डिनोमिनेशन में आ जाएंगे। उन्हें लगता था कि अब उनकी जो पोजीशन है वो तो इन्फीरियर पोजीशन हो गई। दूसरी तरफ जो मुसलमान है उनकी जो है वो ऑब्वियसली हाई पोजीशन पे चले गए। उन्हें लगता था कि अब जितने भी सारे के सारी बॉडीज हैं, जब अब जब प्रोविंस अलहदा होता है तो उसकी जुडिशियल बॉडीज अलहदा होती हैं, उसकी अपनी हाई कोर्ट होती है। जैसे पंजाब की अपनी है, सिंध की अपनी है, केपीके की अपनी है। हिंदू जो हैं वो, उनके लॉयर्स ने सोचा कि इस तरह से तो लीगल प्रैक्टिस में भी मुसलमान आ जाएंगे। मुसलमानों की अक्सरियत है वहां पे, मुसलमान जो है वो केस लड़ेंगे, केस सारे के सारे उनके पास होंगे। सो ढाका के अंदर जो है, ढाका तो हमारे पास था ही ऐसा शहर कि जिसके अंदर जो है वो जर्नलिस्ट मौजूद हुआ करते थे। हिंदू जो है वो प्रेस था, मीडिया जो था, वो सारे के सारे सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा यार ये मुसलमान तो न्यूज़पेपर पे और सारी की सारी चीजों पे छा जाएंगे, अब की दफा तो काम बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो होती है जनाब कैपिटलिस्ट को। हिंदू जो है वो सरमायादार था, मुसलमान के पास अब ऐसा था नहीं। उन्होंने कहा ये जो पार्टीशन हो गई है, इससे तो मुसलमानों की एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगी, हमें पैसा आना बंद हो जाएगा, और अगर हमें पैसा आना बंद हो गया और मुसलमान तरक्की करना शुरू हो गए तो ये काम भी खतरनाक है। अब एक इस तरह से डिबेट चलना शुरू हो गया। जो तकसीम बंगाल थी उससे पहले हिंदू बड़ा खुश था, मुसलमानों को जब चाहा दबा लिया, अपनी डोमिनेटेड पोजीशन को जो है वो रखा। लेकिन अब की दफा जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल बदल गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल पोजीशन में मुसलमान भी जो है वो अब हुकूमत में आना शुरू हो गया। हिंदू जो हैं उन्हें ये लगता था कि हमें इसको रोकना पड़ेगा। एक मूवमेंट लॉन्च कर दी गई, और छोटी मोटी मूवमेंट नहीं, इंटेंसिव मूवमेंट। उन्होंने कहा ये जो पार्टीशन है, हमने ब्रिटेन वालों की इतनी मोहब्बत की है, आपको हम बताते नहीं कि मुसलमान आपके पास आपके साथ मुखलिस नहीं है, और आपने उनको जो है वो पार्टीशन करके रिलीजियस ग्राउंड पे पार्टीशन कर दिया, हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अब देखें, वो इसका मतलब है एक ही इलाके में हमारी सेक्रेड कौ मदर जो है उसको जिबा करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो जी, 16 अक्टूबर 1905 में जो है वो पार्टीशन जब इन्फोर्स की गई थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो एक अजीम ट्रेजेडी का दिन है, नेशनल ट्रेजेडी इस दिन हुई थी 16 अक्टूबर को। ठीक है, हमारे पास जो है इस दिन ये बहुत खतरनाक काम हुआ था। पूरे के पूरे मुल्क में हिंदू अक्सरियत थे, रोजाना निकलते बाहर, पता लगता सरप्राइज चल रही हैं, पता लगता जनाब कि हमारे पास मामला बिगड़ रहे हैं। और कांग्रेस जो कहा करती थी मैं तो पूरे हिंदुस्तान की जमात हूँ, अब निकली, अब चेहरे से नकाब उतरा, और अब ये कहा हाँ हाँ ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, उसने भी सपोर्ट करना शुरू कर दी। हिंदुओं के जो स्टूडेंट थे इंतहा पसंदीदियत में सबसे आगे थे, उन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया। अब वो पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। कांग्रेस जो है उन्होंने ये कहा, उनके जो सेशंस हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, ये गलत किया आपने, ये क्या करना शुरू कर दिया। हिंदुओं की जो एजिटेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती चले जा रही थी, वो वायलेंट हो गए थे, उसे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट को धमकियां देना शुरू कर दी कि भाई हम सबसे ज्यादा हैं आबादी में, अगर तुम लोगों ने ये खत्म ना की तो टैक्सेस जो हैं वो हम नहीं देंगे, हम कोई रेंट शेंट नहीं देंगे। और तो और बहुत से इलाकों पे उन्होंने कम्युनल क्लैशेस, मुकामी लोगों के साथ झगड़े होना शुरू हो गए। ठीक है, लोगों को, मासूम लोगों के ऊपर बम जो है वो फेंके जाते थे, अटैक होना शुरू हो गए। और तो और ब्रिटिश लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अगर ये आप लोगों ने वापस नहीं किया तो काम खत्म हो जाएगा। ये चीजें क्या कम थी कि एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है जिसका नाम स्वदेशी मूवमेंट है, जिसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो हैं और उनकी जितनी भी फॉरेन चीजें हैं जो ये आती हैं बरतानिया से तजारत के जरिए, उन सबका बाइकआउट करो। ठीक है, जो ट्रेन जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल को लेके जा रही थी, हिंदुओं ने उसको डीरेल कर दिया। सो देखें कितने वसी पैमाने पे वाइस राय, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है वो करता धरता ओहदेदारान में से था, जिसके हुक्म पे पूरे का पूरा हिंदुस्तान लड़ जाता था, वाइस राय के ऊपर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। वाइस राय ने और बाकी सब ने सोचा कि ये तो काम तो खराब कर बैठे हैं यार, ये क्या हो गया।
मुसलमान जो है, मुसलमान बेचारे तो पहले ही हालत गुर्बत में थे। उन्होंने वो हम्बल ही रहे। उन्होंने कोशिश की कि हम लोग जो हैं वो, हमारा तो भाई इसमें कसूर नहीं है, हम लोगों ने तो बस ये खुद से ही हो गया, तो हम लोगों ने पार्टीशन को वेलकम किया। उन्होंने पार्टीशन के खिलाफ कोई काम नहीं किया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और उन्होंने गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया कि आप जो हैं वो प्लीज इस डिसीजन को रिवोक ना कीजिए, ठीक है, आप इसको चलने दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनकी एजिटेशन तो आसमान पे पहुंच गई। एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो पुट कर रहे थे गवर्नमेंट पे। हिंदुओं ने गवर्नमेंट को ये वार्निंग दे दी कि भाई तुम लोग जो ये समझ रहे हो ना कि इंग्लैंड के जो किंग जॉर्ज आ रहे हैं हिंदुस्तान के विजिट के ऊपर, वो जहां जहां से गुजरेंगे कोई हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा, हम लोग उनको कोई वेलकम नहीं करेंगे। और ये किंग जॉर्ज जॉर्ज का अगर वेलकम नहीं किया जाता तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अल्टीमेटली गोरे ने सोचा कि मुझे मुसलमानों से क्या। 16 अक्टूबर 1905 को होने वाली जो हमारे पास तकसीम थी, डिवीजन थी, वो 12 दिसंबर 1911 को खत्म कर दी जाती। दिल्ली दरबार में एक मीटिंग होती है और वहां पे खत्म कर दी जाती है। किंग जॉर्ज आते हैं और किंग जॉर्ज ये हिंदुओं को ये खुशखबरी सुनाता है। वो कहते हैं कि हम जी आपकी फरमाइश पे ये खत्म कर देते हैं। मुसलमान बेचारे फिर परेशान हो। तो अब हिंदुओं की इस हरकत से मुसलमानों को अंदाजा हो गया कि यार ये कौम जो है वो रहने के काबिल नहीं है, इनके साथ तो हम कभी भी जो है वो खुशहाल जिंदगी गुजार ही नहीं सकेंगे। हिंदुओं ने पार्टीशन के साथ साथ टू नेशन थ्योरी को जो है वो मजबूत कर दिया। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि हम लोग और हैं, हिंदू कुछ और हैं। उन्होंने बताया कि जनाब हम लोगों को इनके साथ जो है वो नहीं रहना, हम लोगों को इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना, और हम लोग जो है वो बिल्कुल सेपरेट रहें। टू नेशन थ्योरी हमारे पास ये थी। अब की दफा जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जनाब ये मुसलमान जो हैं अपने हकूक के लिए उन्हें पता चल गया कि अगर अब हम यहाँ से आगे निकलना चाहते हैं तो हमें हिंदुओं से किनारा करना पड़ेगा। और यहाँ तक आपको आई एम श्योर के पता चल गया होगा कि मूवमेंट किस तरह से चलते हैं। ये अब हम पाकिस्तान मूवमेंट में बाकायदा तौर पे दाखिल हो चुके हैं। आगे हमारे पास जो है वो शिमला डेपुटेशन है, मिंटो मार्ले है, लखनऊ पैक्ट है। तो वो कुछ रिफॉर्म्स हैं, वो हम कमिंग सेशन में करेंगे। आज दो तीन जो हैं वो मुझे मैसेज आए थे कि जो सर क्लास अगर पोस्टपोन हो सके, तो मैंने कहा नहीं थोड़ी सी शॉर्ट कर देंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं वो उनके कुछ इश्यूज थे, तो बेटर क्या हम इससे थोड़ा सा अर्ली जो है वो इसको सम अप करेंगे। स्वीडिश मूवमेंट, इसी के अगेंस्ट ही स्वीडिश मूवमेंट जो है वो दो तरह से एक तो गांधी जो है ना वो बेचारा अमन की आशा का मुंतजर था। जब भी कभी जुल्म होता था तो गांधी जो है वो खुद भूख हड़ताल करके बैठ जाता था। अब आपके जहन में आता होगा कि गोरों को क्या फर्क पड़ता है गांधी की भूख हड़ताल से। गांधी ने कहा भूख हड़ताल कर लें। अब जरा इमेजिन कीजिए, जितने लोग, मैं जिस तरह से अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वालहाना मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरे कायद कह दें कि उन्होंने मॉर्निंग में आमलेट खाना छोड़ दिया है, उन्होंने जो है वहां पे नाश्ता करना छोड़ दिया है, तो उनकी मोहब्बत में मेरी तो हालत गैर हो जाएगी ना। उन्होंने कहा कि मैं ये चीजें खाना छोड़ दूंगा, अब से मैं पाकिस्तान का कौमी खजाना ही खाऊंगा सिर्फ। तो उसे फर्क नहीं पड़ता था असल में। गांधी की जो है वो अवाम को फर्क पड़ता था। वो ब्रिटिश के टैक्सेस देना छोड़ देते थे, वो तावन करना छोड़ देते थे। स्वेदिश मूवमेंट जो है वो बार बार चलाता है। वो जब भी चलाता है, वो जब उसकी बातें नहीं मानी जाती थी वो ये वाला पत्ता निकाल फेंकता था। लेकिन लीडर बड़ा फिट था, लीडर बड़ा काम का था। गांधी एक अजीम लीडर था, मोहनदास गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी की वफात पे 3 दफा उनका नाम लेके कंडोलेंसेस पुट किया, ठीक है। अब लॉयर थे, दोनों लॉयर थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी लॉयर थे, मोहनदास गांधी भी लॉयर था, ठीक है। तो ये हमारे पास स्वेदिश मूवमेंट से मतलब जो चीजें भी बैरून ममालिक से बनती हैं उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। अब देखें उन दिनों में दो तरफा चीजें चला करती थी ना। ब्रिटिश की बनी हुई चीजें जो है वो आया करती थी यहाँ पे, और ब्रिटिश जो है वो अपनी चीजों को लाके यहाँ पे भी सेल किया करते थे, लोग जो है वो यहाँ पे लिया करते थे।
लेकिन अब वहां से जहाजों के जहाज आते थे, इंडिया बहुत बड़ा होता था ना। आज का तो इंडिया इतना बड़ा है कि पॉपुलेशन में दुनिया में पहले नंबर पे। इमेजिन करें, पाकिस्तान भी उस वक्त उनके साथ था, बांग्लादेश भी उनके साथ था, ठीक है, अफगानिस्तान के भी बहुत से इलाके जो है वो साथ थे, तो इतना बड़ा वो होता था, तो वो तो उनका नुकसान होता था। सो ये हमारे पास द आंसर इज यस। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन आमिर? चलें जी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। अगली क्लास में ना हमारी पाकिस्तानी मूवमेंट जो है, टू नेशन थ्योरी, वो सारे के सारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर हम जो है वो पाकिस्तान 1947 के बाद जो है वो उससे इंशाल्लाह प्रोसीड फर्दर करेंगे। ठीक है। जी जी। जी वही चलाया करता था, गांधी चलाया करता था। उनका बाप समझते हैं गांधी को द फादर ऑफ द नेशन। लें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज।